हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 11 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपने लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता का यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस बताना चाहूँगा साथ साथ में कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है जीएस की। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए, इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर लेने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से, न्यूज़ आती है मर्तांड टेम्पल के ऊपर। तो कश्मीर का जो मर्तांड टेम्पल है, वो ये टेम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके ऊपर न्यूज़ है। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि बिना ASI की, यानी कि बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लिए जो कुछ ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये उनका कहना ये है कि पिलग्रिम्स जो है यहाँ पर प्रेयर्स नहीं कर सकते बिना ASI की परमिशन लिए। तो मर्तान टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो इसको जो किंग थे ललित आदित्य, उन्होंने बनवाया था 1200 साल पहले। ललित आदित्य वॉज द फाउंडर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। ही ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द आर्ट एंड स्किल ऑफ द कश्मीरी हिंदूज फॉर 6 सेंचुरीज। तो 6 शताब्दियों के लिए, यानी कि 600 साल तक माना जाता है कि वो फाउंडर रहे हैं आर्ट के और स्किल के, जो कश्मीरी हिंदूज वहाँ पे अपनाते हैं। टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट विद स्ट्रॉन्ग एंड स्क्वायर लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के पत्थरों से इसको बना हुआ है, ग्रीक पैटर्न में इसको बनाया गया है। ये सन गॉड को, यानी कि सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है मर्तान टेम्पल जो है। द टेम्पल हैड माइटी ग्रे स्टोन वॉल्स। इट्स कोर्टयार्ड वाज फिल्ड विद रिवर वाटर। तो नदी के पानी से इसका जो कोर्टयार्ड था, चबूतरा था, वो भरा रहता था, जो प्रांगण था। द टेम्पल सर्वाइव्स पार्शली टुडे इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, और ये अभी पार्शली बचा है, यानी कि कहीं इतने सदियों से जैसे वहाँ पे है, तो बरसात में जो जितनी भी आपदाएं आती हैं वो सब इसमें सही है, तो उसकी वजह से इसका रख रखाव ना होने की वजह से इसमें टूट फूट हो गई है। मर्तान टेम्पल के बारे में राज तरंगिनी में पाया जाता है। राज तरंगिनी एक किताब है जो कश्मीर के ऊपर लिखी गई है। तो राज तरंगिनी यानी कि फ्लो ऑफ किंग्स कहा जाता है इसको। ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया का, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे कि बेसिकली हम अगर कहें तो कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें वर्णन है। इट वॉज रिटन इन संस्कृत। संस्कृत में इसको लिखा गया है राज तरंगिनी को कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हन के द्वारा 12th सेंचुरी सी में। तो कल्हन ने इस किताब को लिखा है। फिर आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल की, अगर हम बात करें यानी कि वास्तुशिल्पीय शैली की बात करें, तो इट इज़ रिंग्ड बाय अ रो ऑफ पिलर्स। तो पिलर्स हैं इसमें, जो एक कि पेरिस स्टाइल है, कॉमन इन कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कश्मीरी टेम्पल्स का, यानी कश्मीर में जो मंदिर हुआ करते थे, उनके आर्किटेक्चर का एक कॉमन चीज़ हुआ करती थी कि एक रो ऑफ पिलर्स होगा, यानी कि खंभों का एक रो होगी। इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। 3 अलग अलग चैम्बर्स हैं उसमें। एक उसमें मंडप है, गर्भगृह है और अंतरालय है। तो मंडप वो जगह होती है, गर्भगृह बेसिकली अगर गर्भगृह देखें तो गर्भगृह वहाँ पे होती है जहाँ पे किसी भी देवी देवता की, भगवान की मूर्ति होती है। उसके बाहर का जो पोर्शन होता है उसको मंडप कहते हैं, और उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको अंतरालय कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबली द ओनली 3 चैम्बर टेम्पल इन कश्मीर। तो माना जाता है कि ये ही एकमात्र ऐसा मंदिर होगा कश्मीर में, मोस्ट प्रोबेबली, कि जो कि 3 चैम्बर टेम्पल होगा। इट डिफर्स फ्रॉम द यूजुअल हिंदू टाइप्स एंड इज़ नोन डिस्टिंक्टिवली एज कश्मीरियन। तो ये जो बाकी हिंदू टाइप के मंदिर हैं उनसे अलग है, और बेसिकली इसको कश्मीरी मंदिर हम कह सकते हैं। इट हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार। तो जो गांधार, ईरान का, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, तो उसका असर इसमें है। द स्कल्पचर शो अ क्लोज कनेक्शन विद द टिपिकल हिंदू वर्क ऑफ द लेट गुप्ता पीरियड। तो लेट गुप्ता पीरियड के दौरान की जो वास्तुकला थी, स्कल्पचर था, वो चीज़ें, उसका प्रभाव इसमें पाया जाता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ओरिजिनली कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिंसिपल श्राइन एट द सेंटर ऑफ अ क्वाड्रेंगुलर कोर्टयार्ड। तो एक क्वाड्रेंगुलर होगा, यानी कि 4 इस तरह से एक चतुर्भुज के रूप में एक प्रांगण होगा, जिसके अंदर यहाँ बीच में मंदिर होगा। तो ये सब चीज़ें के अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। सेंट्रल कोर्टयार्ड वॉज इनिशियली फिल्ड विद वाटर सप्लाइड बाय अ कैनाल फ्रॉम रिवर लिदार
टू अ लेवल विच इमर्ज्ड ऑलमोस्ट 1 फुट ऑफ द बेस ऑफ द कॉलम्स। तो 1 फुट तक जो बेस हैं कॉलम्स के वो डूबे होते थे नदी के पानी में। और कौन सी नदी के पानी में? लिदार नदी के पानी में। दिस कोर्टयार्ड वॉज एनक्लोज्ड बाय अ कॉलोनेड विच सीम टू हैव कंसिस्टेड ऑफ 84 पिलर्स। तो 84 पिलर यानी 84 खंभों का होते था। यहाँ पे जो मंदिर था उसमें 84 खंभे थे। टेम्पल वॉल्स आर बिल्ट ऑफ ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ इवनली ड्रेस्ड ग्रे लाइमस्टोन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लाइम मोटार। तो जो मंदिर की दीवारें थी वो ग्रे लाइमस्टोन से बनी थी, जो कि लाइम जो मोटार है उससे जो बना था वो। ये रिमार्केबल था क्योंकि यूज़ ऑफ लाइम मोटार इज़ एनकाउंटर्ड इन नॉर्थ इंडिया जनरली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये माना जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत के आने के बाद नॉर्थ इंडिया में ये मंदिर जो भी चीज़ें बनी लाइम मोटार से, वो दिल्ली सल्तनत के आने के बाद बनी। और ये मंदिर लगभग उसी टाइम पे आप कह सकते हैं, उससे कुछ टाइम पहले कश्मीर में बनाया गया था। टेम्पल जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था क्लासिकल ग्रेको रोमन, बुद्धिस्ट गांधारन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल से। ये एक्सप्लेन किया गया है कश्मीर की, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी भी थी गंधार की, यानी कि जो ईरान का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है। पॉसिबल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कश्मीर एंड ग्रीस, और ये माना जाता है कि कश्मीर के बीच में और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा करता होगा। एंड टू आर्किटेक्ट्स फ्रॉम अदर एम्पायर्स मेकिंग देयर वे टू कश्मीर, और जो अलग अलग आर्किटेक्ट्स हैं वो अलग अलग एम्पायर से कश्मीर भी आए होंगे। ललित आदित्य इज नोन टू हैव सब्जुगेटेड द किंग ऑफ कन्नौज विच कैन बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर नॉर्थ इंडियन वर्कर्स बिल्डिंग हिज टेम्पल। तो ललित आदित्य ने कन्नौज के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, कन्नौज के राजा को हराने के बाद। तो अब जब उनको अपने अधीन कर लिया था तो इसके वजह से ये हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के जो वर्कर्स थे उन्होंने इस मंदिर को बनाया होगा। तो अब इस मंदिर का बाद में डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो उसके पीछे क्या अब मान्यताएं हैं जो मानी जाती हैं चीज़ें, अगर हम उनको देखें तो ये माना जाता है कि ये जो मंदिर था ये सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के द्वारा डिमोलिश किया गया था, जिसने कश्मीर को 1389 से लेकर 1413 तक रूल किया था। पोइट हिस्टोरियन है जोना राजा, वो बिलीव करते थे इस थ्योरी को। उन्होंने एक द्वितीय करके एक थ्योरी लिखी थी, यानी कि इस द्वितीय का मतलब वो सेकंड राजतरंगिनी, दूसरी राजतरंगिनी थी। वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिकंदर सन सुल्तान जैनुलाब्दीन। तो सिकंदर के जो बेटे थे सुल्तान जैनुलाब्दीन 1420 से लेकर 1470 तक, तो उस टाइम पर उन्होंने किताब लिखी थी। और जोनो राजा की डेथ के बाद 3 सिक्वल आए राजतरंगिनी के, और चौथा और लास्ट जो था वो था चतुर्थ राजतरंगिनी, जो कि शुका ने लिखी थी। और शुका की जो राजतरंगिनी है उनके हिसाब से अगर हम देखें, एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था कश्मीर में 1554 में। हाउएवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ विजेश्वरा, मरतांद एंड वरा के क्षेत्र डिड नॉट एक्सपीरियंस फियर फ्रॉम अर्थक्वेक ड्यू टू द सैंक्टिटी ऑफ दीज तीर्थ। लेकिन इन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका मानना यह है, क्योंकि यहाँ पे इतना पवित्र मंदिर है, तो वे अर्थक्वेक जैसी चीज़ से नहीं डरते। उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है। दिस सजेस्ट दैट दीज श्राइन्स माइट हैव बीन विजिटेड बाय वर्शिपर्स एंड देयर कंडीशन कुड हैव बीन फाइन एट दैट टाइम। तो लोग ये मानते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते होंगे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग उस टाइम पे इसकी मान्यता की वजह से यहाँ पे विजिट करने भी आया करते होंगे। कुछ सोर्सेज ये भी मेंशन करते हैं दैट द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, कि ये जो मंदिर है ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे आती हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ जाती है, पहाड़ टूट जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो इन चीज़ों से नेचुरल डिजास्टर से टूटा होगा। एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन बाय किंग हर्षा फॉर लूटिंग, और ये भी कहा जाता है कि किंग हर्ष ने इसको लूटने के लिए डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कि उन्होंने इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया होगा। तो ये सारी मान्यताएं हैं जिसको यहाँ पे माना जा सकता है कि ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ें जो मंदिर है वो ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले भारत और ईरान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिससे कि जो सी फेयरर्स हैं, यानी कि समुद्र में जाने वाले जैसे मछुआरे हैं, तो उनके लिए एक उनका जो एड है, यानी उनका जो मूवमेंट है, जो वो जाते हैं भारत से ईरान की तरफ जा रहे हैं, ईरान से भारत की तरफ आ रहे हैं, तो उनके मूवमेंट में उनको आराम मिल सके। टू एड द मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया एंड ईरान ऑन मंडे साइंड अ MOU ऑन रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन अनलिमिटेड वॉयजेस, कि वो अनलिमिटेड वॉयज कर सकते हैं, यानी कि बिना रुके, बिना मतलब किसी भी बिना सीमा के वॉयज कर सकते हैं। वॉयज का मतलब हुआ कि आप बहुत लंबी यात्रा पे, समुद्री यात्रा पे निकल सकते हैं। टू हेल्प सी फेयरर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयरर्स 1978। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बना हुआ है, तो उसके मानकों पर इसको बनाया गया है। दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं MOU पे, जिससे कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के कंट्री के जो नागरिक हैं उनकी हेल्प करेंगे कि वो अनलिमिटेड वॉयजेस कर सकते हैं, यानी कि इधर उधर जा सकते हैं समुद्र के रास्ते, उनको कोई नहीं रोकेगा।
नेक्स्ट आता है विमेन ड्राइवर्स इन दिल्ली बसेस की बात करें तो दिल्ली में जो डीटीसी की बसेस हैं वहाँ पे विमेन ड्राइवर्स को लगाया गया है और मिशन परिवर्तन नाम दिया गया है इसको, जो कि एक जॉइंट वेंचर है अशोक लेलैंड के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, जिससे कि महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको डीटीसी की बसेस में अपॉइंट किया जाएगा कि वो बसेस अब दिल्ली की सड़कों पर जो बसेस चलाएंगी वो महिलाएं भी चलाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से कि भारत ने ओवरटेक कर लिया है यूके को एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि भारत जो है यूके को ओवरटेक करके अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर इट टू द यूनाइटेड किंगडम इन एंड मार्च 2022। तो अभी देखिए आप मैप्स के थ्रू इसमें समझ सकते हैं कि जितने भी ये पिक्स ली गई हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ फोरकास्ट टू बी अ 5th लार्जर देन द यूके बाई 2027। तो 2027 तक 5th लार्जर मानी जा रही है। और ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो है ये यूके की इकोनॉमी है और ये जो वाइट वाली है ये इंडियन इकोनॉमी है। तो माना जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी आगे आने वाले टाइम पे और आगे निकल जाएगी और ये यूके का फोरकास्ट है कि यूके का फोरकास्ट यहीं पे रहेगा। तो अब कई सारे रीजंस देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं जिसके मदद से हम समझ सकते हैं कि भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना जा रहा है। तो देखते हैं पॉपुलेशन का साइज़ अगर हम देखें तो ये एक अपने आप में बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में। 2022 में भारत की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है, यानी कि 141 करोड़ पॉपुलेशन है, और यूके की पॉपुलेशन सिर्फ 68 मिलियन है, यानी कि 6 करोड़ है। तो यानी कि भारत की पॉपुलेशन 141 करोड़ के आसपास है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 6.8 करोड़ या 7 करोड़ आप लगभग मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वो यूके की जनसंख्या से 20 गुना बड़ा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो 1800 से लेकर 2100 तक की अगर पॉपुलेशन देखें तो हिस्टोरिकल एस्टीमेट्स ऑफ पॉपुलेशन कंबाइंड विद द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन टू 2100 अगर हम देखें तो 1800 से इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते भारत की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि यूके की पॉपुलेशन तो लगभग उतनी ही रही है, हल्की हुल्की बढ़ी है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ने एकदम क्वांटम जंप लिया है और ये यहाँ तक पहुँच गई है। उसके बाद हम देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जीडीपी अगर हम देखें तो इनकम जो है एवरेज इंडियन की वो बहुत कम है। सिंपल सी बात है, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो भारत की जो इनकम है पर लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कम रहेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम की है बहुत ज़्यादा हाई है और इंडिया की बहुत ज़्यादा लो है। वर्ल्ड से भी अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें तो उससे भी इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बहुत नीचे आती है। पॉवर्टी लेवल्स भारत में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो लो पर कैपिटा इनकम्स का मतलब यही है कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। एट द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी यूके का शेयर जो था एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो ज़्यादा था, यानी कि जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई 1800 से वाले साल जब स्टार्ट हुए तो यूनाइटेड किंगडम में ज़्यादा गरीब थे एज़ कम्पेरिजन टू भारत के। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उस टाइम पे भारत का कोलोनाइजेशन रहा, भारत से कई सारे रिसोर्सेज सब चीज़ें उन्होंने यूके में भेज दी, तो यूके बहुत आज समृद्ध हो गया और भारत उतना ही पीछे हो गया। हाउएवर एज थिंग्स स्टैंड टुडे रिलेटिव पोजिशंस हैव रिवर्स्ड इवन दो इंडिया हैज़ मेड जाइंट स्ट्राइड्स इन कर्बिंग पॉवर्टी। तो इंडिया ने बहुत मेहनत की है लेकिन अभी भी इतना कामयाब नहीं हो पाया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम की गरीबी है, भारत अभी भी थोड़ा ज़्यादा गरीब है यहाँ पे और दुनिया भी लगभग उसी जगह पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एंड गोल जो है हायर जीडीपी का या फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ये है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, यानी कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये मकसद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो भारत अभी कुछ पीछे है और यूनाइटेड किंगडम काफ़ी इसमें आगे है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज अगर हम देखें कि हेल्थ का कवरेज कैसा किया गया है तो एक क्रूशल एलिमेंट है बिकमिंग रिचर एज अ कंट्रीज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ अवेलेबल टू सिटीजन्स, यानी कि कोई भी देश रईस तब होगा, अमीर तब बनेगा जब वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव करेगी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स इज मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो का मतलब है बिल्कुल ख़राब देश है वो, टू 100 यानी कि वो बेस्ट देश है, बेस्ड ऑन द एवरेज कवरेज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है वहाँ पे, मैटरनल कैसा है, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, चाइल्ड हेल्थ कैसी है, जो बीमारी वाली जो बीमारियाँ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती, सर्विस कैपेसिटी कैसी है और इन सर्विसेज के लिए एक्सेस कैसा है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लेते हैं किसी देश के अंदर फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ पे लोग इतने गरीब हैं कि वो या इतना उनके पास पैसा नहीं है या आर्थिक सहायता नहीं हो पा रही है उनकी कि वो उन चीज़ों के पास एक्सेस कर पाएँ। यानी कि पैसा नहीं होने से हो सकता है कि एक्सेस ना कर पाएँ कि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो मान लेते हैं अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है, एक्सरे करवाना है तो उसको वो करवा पाएँ। तो ये अगर हम मैप के थ्रू देखें या चार्ट के थ्रू देखें, नॉट मैप,
तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो कितना ज़्यादा है, 80% से भी ऊपर से जा रहा है, और भारत का जो है वो 40-60% के आसपास है। और लास्ट में कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स आते हैं। तो लक्ष्मण नरसिम्हन है वो स्टारबक्स के CEO बनाए गए हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कभी ये। और रोड डेथ्स की अगर हम बात करें तो देखिए साइरस मिस्त्री का भी कुछ टाइम पहले ही निधन हुआ है कार क्रैश में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पीछे वाली सीट पे बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। तो पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आदत बनाएं कि पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट आपको लगानी है। तो साइरस मिस्त्री कार क्रैश ट्रेजिडी अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज़ हाई नंबर ऑफ रोड डेथ्स। तो रोड डेथ्स अगर हम देखें तो ये रोड एक्सीडेंट्स हैं। 2017 में 4 लाख से ऊपर रोड एक्सीडेंट्स हुए। ऐसे ऐसे होते होते 2021 में 4,03,116 रोड एक्सीडेंट्स हैं टोटल। और डेथ कितनी हो रही हैं? 1.5 लाख डेथ थी और अब 1,55,000 डेथ्स हैं। नेशनल हाईवे के एक्सीडेंट्स की बात करें तो नेशनल हाईवे पे 2017 में 1,30,000 एक्सीडेंट्स थे और अब 1,22,000 एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें करीब करीब 53,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये डेटा है। फिर आता है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपको कर्नाटका में मिलेगी। और शहीद बेहिश्ती पोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपको ईरान में मिलेगा। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।